4-4 5-5 दिन हो जाता है हमारे यहाँ साफ नहीं होता है। स्मार्ट सिटी बनाने की क्या बात हो रही है जहाँ की कचरा भी नहीं साफ हो रहा है। उन लोग से अगर आप पूछना चाहेंगे तो उन लोग का जीना मुश्किल हो जाता है, मतलब भोजन नहीं कर पाते होंगे लोग। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। आप देख रहे हैं देश की बात 6 से 7। बिहार की राजधानी पटना एक विचित्र शहर है। इस शहर से लगाव रखने वालों की बातों में पटना एक ऐसे शहर के रूप में मिलेगा जहां सब अच्छा है और कुछ हो या ना हो मन लगता है। इस शहर ने एक जिद पाल ली है शहर ना होने की। इसकी बसावट ने इसके विकास को मुश्किल किया तो लोगों ने इसे असंभव बना दिया है। नया स्वच्छता सर्वेक्षण में पटना भारत का सबसे गंदा शहर निकला है। भारत के तमाम शहरों में पटना सबसे गंदा है। 2016 में जब पहली बार केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय ने 73 शहरों को लेकर स्वच्छता का सर्वेक्षण किया था तो पटना 70वें पायदान पर था। उस साल यह सर्वे इसलिए हुआ था कि देखा जाए कि 2014 में प्रधानमंत्री मोदी के स्वच्छता अभियान के बाद कहां कहां क्या क्या असर पड़ा है, यानी 2 साल का हिसाब झलका और ये रहा कि पटना सबसे नीचे है। अगले साल 2017 में रिपोर्ट आई तो इसमें 434 शहर शामिल किए गए, तब भी पटना नीचे ही रहा। 2017 में 262वें नंबर पर, 2018 में 500 शहरों का सर्वेक्षण हुआ तो उसमें पटना 312वें नंबर पर था। 2019 में पटना और नीचे चला आया 318वें नंबर पर। 2020 में भी सबसे नीचे। 10 लाख से ऊपर की आबादी वाले भारत के 47 शहरों में सबसे नीचे पटना है। पटना सबसे गंदा है। पटना को सबसे कम अंक मिले हैं। बिहार की राजधानी पटना 2016 से निचले पायदान पर है। आप समझ रहे होंगे कि पटना में यह बड़ा मुद्दा होगा। हो सकता है आप सही हों, लेकिन मुझे नहीं लगता। इस शहर को भारत के सबसे गंदे शहर में शुमार देखकर कोई हैरानी नहीं हुई है। हबीब की ये तस्वीरें हैं, पुराने कैमरा पर्सन हैं और लोगों से बातें भी की हैं। देखिए वो किस तरह से पटना को दिखा रहे हैं। ऐसा भी नहीं है कि पटना को सबसे गंदा कहने के बाद वहाँ सब कुछ बदल जाएगा, लोग परेशान हो जाएंगे, शर्मसार हो जाएंगे। बिल्कुल नहीं। जब 2016 के बाद नहीं कुछ बदला तो 2020 के बाद क्यों बदल जाएगा। गंदगी में गया ने भी नाम कमाया है। 10 लाख से नीचे के कम के शहरों में गया सबसे नीचे आया है। सोचिए, इंटरनेशनल सर्किट में आता है। बौद्ध इंटरनेशनल सर्किट का ये इंपॉर्टेंट शहर है दुनिया में। विदेशों से पर्यटक आते हैं, मगर गया भी गंदा निकला। इस शहर का गंदा होना बताता है कि प्रशासन, राजनीति को कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपको और निराश नहीं करना चाहता। इस साल शिक्षा मंत्री ने देश की यूनिवर्सिटी की रैंकिंग निकाली, उसमें पहले 100 में भी पटना यूनिवर्सिटी नहीं है। बिहार की एक भी यूनिवर्सिटी ने अच्छा नहीं किया। शिक्षा और शहर का ये हाल है। पटना शहर भी उस वक्त बन रहा था जब लटियन और बेकर दिल्ली बना रहे थे। न्यूजीलैंड में पैदा हुए मुनिंग्स दुनिया के बड़े आर्किटेक्ट में शुमार किए जाते हैं। ढाका में उस वक्त काम कर रहे थे, तभी बंगाल का विभाजन होता है और बिहार ओडिशा के पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल सर चार्ल्स स्टुअर्ट बेली ने मुनिंग्स को नई राजधानी बनाने का काम दिया। पटना में आज भी बेली रोड है, ये मुख्य रोड है। हाईकोर्ट को छोड़ पटना की ज़्यादातर इमारतें मुनिंग्स ने खुद डिज़ाइन की हैं, पूरे शहर का नक्शा बनाया, एक शहर को बसाया और लटियन और बेकर की दिल्ली से पहले पटना को तैयार कर दिया। कम समय में, कम खर्चे में। 1925 में मुनिंग्स ने कहा था, पटना को लेकर जल निकासी का जो प्लान बनाया था उस पर अमल नहीं हो सका। मुनिंग्स ने तभी जान लिया था कि पानी का जमना इस शहर को भविष्य में काफ़ी परेशान करेगा। आपने 2019 में पटना में आई बाढ़ का हाल देखा होगा। लोगों के घर डूब गए, लाखों रुपए की संपत्ति बर्बाद हो गई, प्रभावशाली लोगों के। इसके बाद भी पटना को कोई फर्क नहीं पड़ा। पटना एक बड़ी तबाही से बच गया और भूल गया। इस रैंकिंग ने यही याद दिलाई है कि पटना एक भूला हुआ शहर है। इस शहर में रहने वाले लोग ही पटना को भूल चुके हैं। पटना भारत का सबसे गंदा शहर है। मुद्दा यह है कि सफाई होने से बाजार समिति का जो पानी है वो बाहर क्यों नहीं निकल रहा है। उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि बाजार समिति में एक भी नाला नहीं है।
जो पानी बरसात होने के बाद इसको खींच ले। जो जैसे बारिश होता है पानी यहाँ पे जमा रहता है, ये हमारे लिए बहुत बड़ा मुद्दा का विषय है। तो ये आपको ये जो जमा रहता है पानी से आपको परेशानी है, डर है कुछ? बिल्कुल परेशानी है, मच्छर है, डेंगू है, 1000 तरह की बीमारी है, रोज़ बीमारी उत्पन्न हो रही है। अभी तो जो कोरोना चल रहा है, कोरोना से भी ज़्यादा खतरनाक बीमारी इससे पहले डेंगू था। इसके समस्या से तो हम लोग करीब रोज़ जो है इसको झेल ही रहे हैं बाजार समिति के अंदर में। जो खास करके यहाँ पे रह रहे हैं उन लोग से अगर आप पूछना चाहेंगे तो उन लोग का जीना मुश्किल हो जाता है, मतलब भोजन नहीं कर पाते होंगे लोग। मेरा जो ये है, मैंने कितनी बार यहाँ पर हल्ला भी किया, हंगामा भी किया, लेकिन कोई असर नहीं। जब मैं नितिन नवीन जी को खबर करती हूँ तो बोलते हैं भेज रहे हैं, लेकिन कभी भी नियमित रूप से यहाँ पर कचरा नहीं उठाया जाता। और क्या स्थिति है, बदबू है, गायें इसी तरह से रोड पे पड़ी रहती हैं। यहाँ पे साईं मंदिर इतना महत्वपूर्ण, लेकिन सरकार को कुछ नहीं। कोरोना के लिए कहती है कि बंदी से क्या कोरोना ठीक होएगा? कहाँ कोरोना ठीक हो रहा है? इतने कोरोना वायरस से लोग ग्रसित हो रहे हैं, कहाँ कोरोना ठीक हो रहा है? कोरोना ठीक होगा तभी वायरस दूर होगी जब ये गंदगी साफ होगी। आप स्वच्छ भारत की कामना करते हैं कि स्वच्छ भारत हो, कहाँ जा रहे हैं सारे पैसे स्वच्छ भारत? अगर किया जाए, उस पर जांच हो, तो एक से एक घोटाला निकले इन सब मामलों में। हम लोग भी यहीं पे रहते हैं तो यहाँ पर इतना बदबू आता है, इतने मच्छर आते, इतने कीड़ा उड़ते, तो कोरोना वायरस के चलते लोग स्वच्छता में थोड़ा ज़्यादा वो करना चाह रहे हैं। मगर यहाँ पे सरकार जो है, मतलब यहाँ पे साफ बहुत 4-5 दिन हो जाता है हमारे यहाँ साफ़ नहीं होता है, कुछ साफ़ नहीं करते। बस 5-6 दिन में एक बार गाड़ी आती है, फिर भी इतना बदबू आता है, इतना मच्छर, इतने यहाँ पे लोग जो जाते हैं, इतना बीमारी मतलब है। यहाँ पे लोग जो रहते हैं, हमारे ड्राई वाले रहते हैं, जो ड्राई दूध रोते हैं, उन सब के साथ बहुत परेशानी है। शाम को 4 बजे के बाद तो रहने नहीं देता है। कभी कंप्लेन किया नगर निगम में आप लोग? नगर निगम में कंप्लेन किया गया तो वो लोग आते हैं, कचरा उठा के लेकर चले जाते हैं, फिर तो वही काम हो रहा है, दोबारा भी तो वही काम हो रहा है। सब कोई कचरा ला के यहीं बिकता है। स्मार्ट सिटी बनाने की बात हो रही थी। स्मार्ट सिटी बनाने की क्या बात हो रही है, जहाँ की कचरा भी नहीं साफ हो रहा है, तो स्मार्ट सिटी क्या बनाई? यहाँ तो कचरा में आदमी जीवन यापन कर रहा है। और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ने लोगों के दिमाग में ये बात बिठा दी है कि जो भी समस्या ठीक नहीं होती है वो आबादी के कारण ठीक नहीं होती है। लोगों ने समस्याओं के साथ जीना सीख लिया है। उसी तरह से व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के ठेले गए इस कारण को लेकर भी उन्होंने सांस लेना सीख लिया है। सुनिए बिहार बीजेपी के अध्यक्ष क्या कहते हैं कि क्यों है पटना सबसे गंदा। सबसे पहले तो हम सबों को भी सुधरना पड़ेगा। आज बिहार की जनसंख्या 3.4 के रेट से भाग रही है और हम हिंदुस्तान से ऑलरेडी 3 गुने ज्यादा है प्रति स्क्वायर किलोमीटर में, और उसके बाद भी हम हिंदुस्तान से 2 गुने रफ्तार से अपनी जनसंख्या बढ़ा रहे हैं। तो उस पर भी देखने की जरूरत है। हमारी और मध्य प्रदेश की आप तुलना नहीं कर सकते हैं। उनकी आबादी हमसे कम है और उनका क्षेत्रफल हमसे 1.5 गुना ज्यादा है। तो ये सब चीजें एक हिस्सा है और अभी बाढ़ की परिस्थिति है, चीजें अच्छी बनेंगी, मुझे पूरा विश्वास है। इसे सुनकर लगता है कि स्वच्छता अभियान को हर जगह फेल हो जाना चाहिए क्योंकि आबादी ज्यादा है। ये तर्क भी विचित्र प्रकार का कुतर्क है। मनीष हमारे साथ है। मनीष, कई लोग फेसबुक पर ये लिख रहे हैं कि पटना को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये शहर उस गंदगी के बीच अपने लिए सफाई चुन लेता है और उसी में रहना पसंद करता है। क्या ये गुस्से में जाहिर की गई, हताशा में जाहिर की गई प्रतिक्रिया है, या वाकई पटना, उसकी राजनीति, उसके समाज, उसके गरीब, उसके अमीर, प्रभावशाली लोगों को इस तरह की गंदगी से कोई फर्क नहीं पड़ता है? ये एक राजनीतिक सच्चाई और सामाजिक सच्चाई है, क्योंकि बिहार में जो वोट होता है वो आपके परफॉर्मेंस पे नहीं होता है, बल्कि वो सामाजिक समीकरण और जाति पर होता है। और आप देख सकते हैं कि हम फिलहाल पटना के स्टेशन रोड के इलाके में एक आज से कुछ वर्ष पूर्व तक यहाँ पर नगर निगम का मुख्यालय होता था, और आप देखिए अब यहाँ पर कूड़े का डंप बनाया गया है। जो बिहार में जो सबसे बड़ा अखबार है उसका दफ्तर जो है हिंदुस्तान अखबार और हिंदुस्तान टाइम्स का यहीं पे है। हबीब आपको दिखाएंगे कि स्टेशन रोड में क्या हो रहा है। तो इस स्टेशन रोड में अगर आप देखेंगे तो पूरा शहर जो है, पूरा सड़क जो है वो इंक्रोच्ड है, क्योंकि ये सब कुछ जो इंक्रोचमेंट होता है वो प्रशासन खासकर पुलिस वालों की मदद से होता है। और एक बड़ा कारण मैं आपको बता दूं कि बिहार में चूंकि जितने भी शहरी इलाके हैं, एक ये राजनीतिक सच्चाई है, थोड़ी कड़वी है, वो वहां पर बीजेपी के विधायक जीत कर आते हैं, नगर विकास मंत्रालय उनके पास है। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी ने अपने
15 वर्षों के शासनकाल में बीजेपी के साथ या बीजेपी के बिना भी अर्बनाइजेशन, शहरीकरण पर कभी ज्यादा ध्यान नहीं दिया। और आप कह सकते हैं कि नीतीश कुमार की लापरवाही का परिणाम है कि आज 15 वर्षों के उनके शासन के बाद खुद उनकी जो डबल इंजन की सरकार में जो केंद्र सरकार है, न केवल बिहार को बल्कि पटना को सबसे गंदा शहर मानती है। और आप देखिए, आज अगर कायदे से अगर होता तो आज यहाँ पर बैठकों का दौर चलता, लेकिन मैं आपको बता दूं कितनी संवेदनशीलता है इस पूरे रैंकिंग के ऊपर, कितना गंभीर नरेंद्र मोदी को उनके अपने पार्टी के मंत्री या जो अधिकारी हैं, आईएएस अधिकारी हैं, नगर विकास विभाग के प्रधान सचिव, पिछले 4 घंटों से मैं उनको फोन कर रहा हूं, उनकी प्रतिक्रिया जानने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि बिहार में यह भी एक सच्चाई है कि जो विभाग होते हैं वो या तो मुख्यमंत्री या उनके तहत के जो अधिकारी हैं वो चलाते हैं। ये हमने स्वास्थ्य विभाग में देखा कि जब तक अच्छे अधिकारी नहीं आए, वो चाहे संजय कुमार हो या अप्रत्यय अमृत हो, तो वो जब तक अच्छे अधिकारी नहीं आए वो विभाग नहीं चलता है। तो उसी तरीके से ये जो आनंद किशोर हैं, जो नगर विकास, इन्होंने फोन करके या कोई प्रतिक्रिया देने की भी जरूरत नहीं समझी, क्योंकि उनकी आदत है कि अगर कोई मीडिया में उनकी आलोचना होती है, खासकर स्थानीय अखबारों में, तो वो विज्ञापन देकर जो है उस आलोचना का जवाब देते हैं। आप समझ सकते हैं कि एक ब्यूरोक्रेट का मन कितना बढ़ा हुआ है। तो उसको गंदगी से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि वो जानते हैं कि वो नीतीश कुमार के चहेते हैं, तो उनको कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। ये परफॉर्मेंस पे यहाँ पर ना वोट होता है, ना परफॉर्मेंस पे जो है एक ब्यूरोक्रेट का आप भविष्य तय करते हैं, वो सब कुछ आपकी मन मर्जी होता है। क्योंकि बिहार में जैसा मैंने कहा ना कि लोगों में इसको लेके कोई ज्यादा आपको रिएक्शन देखने को नहीं मिलेगा। हाँ रवीश। मनीष, पिछले साल आपने भी कवर किया था 2019 में, जब पटना में भारी तबाही आते आते बच गई थी। राजेंद्र नगर जैसा डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस अफसरों का जो मोहल्ला था वो एक एक मंजिल तक डूब गया, उनके घर डूब गए, गाड़ियां खराब हो गई, डॉक्टरों की क्लिनिक खराब हो गई। क्या उसके बाद भी कोई साफ सफाई को लेकर कोई अभियान नहीं चला, कोई फर्क नहीं पड़ा इस शहर को? कोई फर्क नहीं पड़ा है रवीश। मैं आपको बता दूं, अगर आप उस समय भी याद करें तो नीतीश कुमार हो, सुशील मोदी जो खुद पानी में फंसे हुए थे, या नगर विकास के मंत्री ने कभी लोगों की सूद लेने की जरूरत नहीं समझी। लोगों के घर बर्बाद हुए लेकिन उन्हें कोई डैमेज नहीं हुआ, क्योंकि लोग भी, जो नेता है उसे मालूम है। आज आप देखिए विपक्ष भी जो है बिहार का, वो इसको आधार बनाकर वो सड़कों पर नहीं उतरता है, क्योंकि उसको जनता के ऊपर इतना विश्वास है। वो जानती है कि वो जब वोट देने की बात आएगी तो लोग ये सारा कुछ भूल जाएंगे और लोग जो है वही फिर जाति, सामाजिक समीकरण और वो हिंदू मुस्लिम के मुद्दे पर वो वोट देते हैं। तो इसलिए बिहार के जनता, खासकर राजधानी पटना की भी कोई सूद लेने वाला नहीं है। ये एक तरह से आप कह सकते हैं कि अनाथ हो चुका है ये शहर। और जब तक, जैसा कि मैंने बताया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, तो उनको लगता है कि बेकार ही अपना वक्त बर्बाद किया, आपकी बीजेपी को ही देना है। ये अच्छी बात है, हमने नाहक अपना समय बर्बाद किया। मनीष ने 2 ऐसे केस के से जुड़े लोगों के बयान भेजे हैं जो अभी भी सीबीआई की जांच और उसके नतीजे का, सीबीआई की जांच तो कर ही रही है, उसके नतीजे का इंतजार कर रहे हैं। राजपूत का केस में बिहार सरकार जिस तरह से तेजी दिखा रहा है, हम भी चाहते हैं वो बिहार का बेटा है उसको न्याय मिले, किंतु हमारा 12 साल की बेटी नवरुणा के केस में बिहार सरकार इतना ही तेजी दिखाते तो हमारा बेटी नवरुणा आज घर में होती। हम भी चाहते हैं जे सीबीआई जांच 8 साल से हो रहा है, उसका रिजल्ट नील है। इसलिए हम अपील करते हैं जे जनता हमारा केस के लिए आवाज़ उठाए। मेरे पिताजी ब्रह्मेश्वर नाथ सिंह मुखिया जी का शहीद हुए आज 8 साल हो गया, फिर भी सीबीआई जांच पूरा नहीं हो पाया। परंतु आज फिल्म जगत का हो या कोई राजनीति आदमी हो, उन लोगों का सीबीआई जांच तुरंत शुरू हो जाता है और उसको अंजाम तक पहुंचा दिया जाता है। परंतु आज तक उनका सीबीआई जांच पूरा नहीं किया गया और एन केन प्रकरण उनके जांच को विलंब किया जा रहा है। मनीष, हम यही जानना चाहते हैं, सृजन घोटाला भी रहा पटना मुजफ्फरपुर में, जब बालिका सुधार गृह में बच्चियों के साथ बलात्कार और हत्या की घटना हुई तो सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी डांट लगाई, बिहार से पूरे केस के ट्रायल को दिल्ली शिफ्ट कर दिया।
इन सब मामलों को लेकर नवरुणा का केस तो बड़ा भयावह है कि छोटी सी बच्ची अपने घर में ही जिस तरह से उसकी हत्या हुई और उसका विवरण बताने लायक नहीं है कि सिहरन उठती है। लेकिन इतना उसकी बहन ने कैंपेन चलाया, सब कुछ किया, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। निश्चित रूप से इसलिए नहीं हुआ। देखिए, नवरुणा का मामले में तो सर्वोच्च न्यायालय ने उस पूरे प्रोब को मॉनिटर किया था, लेकिन चूंकि स्थानीय पुलिस ने शुरू में ही इस केस में साक्ष्य नहीं जुटाए थे, उतनी गंभीरता से नहीं ली थी, जिसके कारण उस केस में आज तक जो अभियुक्त हैं वो बाहर मस्त होकर घूम रहे हैं। उस समय के जो भी मुजफ्फरपुर में पुलिस अधिकारी वहां पर पदस्थापित थे, सबकी एक तरह से परिवार वालों का कहना है कि सबकी संलिप्तता रही, सबके मिली भगत से ही इस केस को दबाया गया। दूसरा, आपने सृजन घोटाले का नाम लिया। सृजन घोटाला सीबीआई के लिए, सीबीआई के माथे पर सबसे बड़ा काला धब्बा है। 3 वर्ष हो गए रवीश, उस केस में जो मुख्य आरोपी हैं अमित और प्रिया, जो सृजन के कर्ता धर्ता थे, उनको आज तक सीबीआई ने आखिर क्या मजबूरी है कि आज तक कभी उनको पकड़ने की कोशिश नहीं की, जबकि वो नीरव मोदी और विजय माल्या की तरह कोई देश से भागे नहीं है और 1800 करोड़ से अधिक का गबन हुआ। लेकिन आज तक कभी भी हमने नहीं सुना कि सीबीआई ने बिहार के वित्त मंत्री या किसी भी मंत्री से पूछताछ की हो। आखिर क्या मजबूरी है कि स्थानीय लोगों को, स्थानीय अधिकारियों को चार्जशीट कर सीबीआई जो है अपने पूरे मामले से का जो लार्जर कॉन्स्पिरेसी है उसको प्रोब करने से बच रही है। और यही एक कारण है कि बिहार में सीबीआई जांच की मांग तो सब बात में सब लोग करते हैं, लेकिन सीबीआई का जो के ऊपर जो विश्वास है वो कहीं ना कहीं लोगों में धीरे धीरे कम होता जा रहा है। रवीश, और हम दिखा भी रहे हैं अपने ग्राफिक्स के जरिए कि सीबीआई किन किन मामलों में सीबीआई ही रही, मतलब कुछ नहीं कर सकी। यही चीज़ आप देखिए कि अगर विपक्ष का कोई राज्य होता तो मामूली विधायक के पीछे भी ईडी वगैरह, इनकम टैक्स सब जा रहे होते और पल पल की खबरें लीक की जा रही होती, पुष्ट अपुष्ट, और उससे चैनलों पर बहस चल रहा होता है। ये सब मैं आपके समझने के लिए नहीं कह रहा हूं। मैं चाहता हूं कि अगले 20 साल तक आप इसे ना समझें, क्योंकि जब 6 साल में नहीं समझ पाए तो अभी इस कार्यक्रम में थोड़ी समझ जाएंगे। इतना मैं भी समझता हूं, लेकिन आप देख लीजिए कि सृजन घोटाले में 1800 करोड़ का घोटाला है। मुख्य आरोपी और सरकार के भीतर के लोगों से, वित्त मंत्री से आज तक पूछताछ नहीं हुई, होगी भी नहीं। लगता है आपको कि हो सकती है? चलिए अब दादर चलते हैं, समय ज्यादा बर्बाद नहीं करना चाहिए, वैसे कर चुका हूं। दादर चलते हैं जहां पर लोगों ने, लगता है कि कोरोना का भूत दिलो दिमाग से उतार दिया है। इतने नियम कानून, अभी भी शहरों को लॉकडाउन किए जा रहे हैं, इतने लोगों की मौत हो गई है, मगर दादर की ये तस्वीरें डराने वाली हैं कि लोग काश मतलब अपने देश से दूरी, सामाजिक दूरी का पालन करते, नियमों का पालन करते, तो ना तो उनकी ज़िंदगी खतरे में पड़ती और ना ही सरकार या संसाधनों पर इतना बोझ आता। सोहित की ये रिपोर्ट देखिए। जी रवि जी, देखिए मैं मुंबई के दादर इलाके में मौजूद हूँ। ये फूल मार्केट है, आमतौर पर काफ़ी प्रसिद्ध मार्केट इसे माना जाता है। हर साल गणेशोत्सव से पहले या आमतौर पर जब रेलवे चला करती थी या कोरोना के पहले की अगर बात करें, इसी तरह के हालात यहाँ पर देखने मिलते थे। लेकिन अब कोरोना के बाद भी आप देख सकते हैं कि बड़े पैमाने पर लोग बाहर हैं और भीड़ इतनी ज़्यादा है रवि जी कि ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है। जिस तरह से कहा गया था कि लोगों को एक दूसरे से दूर रहना है या फिर मास्क पहनना है या केवल ज़रूरत पड़ने पर ही बाहर निकले, ऐसा कोई भी चीज़ यहाँ पर होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। आप अभी देखेंगे कि 2 पुलिस की गाड़ियाँ भी यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन इसके बावजूद जिस तरह के हालात हैं, या ना ही किसी को रोका जा रहा है, ना ही कुछ किया जा रहा है। देखिए, शनिवार से गणेशोत्सव की जो त्यौहार है उसकी शुरुआत की जा रही है। महाराष्ट्र सरकार की ओर से बार बार कहा गया कि इस बार ज़रूरत पड़ने पर ही बाहर निकलें, त्यौहार धूमधाम से नहीं मनाया जाएगा, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा जाएगा, लेकिन इससे ज़्यादा फ़र्क ज़मीनी स्तर पर पड़ता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। आपको बता दूं रवि जी कि गुरुवार के दिन 14,000 से भी ज़्यादा मामले एक दिन में महाराष्ट्र में कोरोना के सामने आए थे। पहले दिन से ही महाराष्ट्र की अगर बात करें तो कोरोना के मामले सबसे ज़्यादा बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। मुंबई की बात कर लें या महाराष्ट्र की बात कर लें, लेकिन इसके बावजूद जो गंभीरता है वो फिलहाल गायब नज़र आ रही है। ना ही प्रशासन यहाँ पर दिख रहे हैं, ना ही लोगों को बीच में लोग इसका ज़्यादा ख्याल रख रहे हैं। और केवल नीचे की बात नहीं, यहाँ पर तो लोग खरीदारी कर रहे हैं। जिस ब्रिज पर हम मौजूद हैं, यहाँ से हम दूरी बनाकर, सावधानी बनाकर ये सब दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, वहाँ पर भी आप देखेंगे कि लगातार जो गाड़ियाँ हैं वो बहुत ज़्यादा है। वहाँ पर भी ट्रैफिक जाम आपको नज़र आएगा।
तो कहीं ना कहीं आप समझ सकते हैं कि ज़मीनी स्तर पर अब लोग पूरी तरह से बाहर निकल रहे हैं। भले आपने रेलवे और बाकी चीज़ों को रोक दिया है, आपने कहा है कि केवल ज़रूरत पड़ने पर बाहर निकलें और कई सारे नियम बनाए हों, लेकिन असलियत यही है जो अभी हम हमारे जो विजय हैं प्रवीण जिरोहित वो आपको बता रहे हैं कि भीड़ बाहर है, खरीदारी कर रही है, ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन है, ना ही लोग एक दूसरे से दूर रह रहे हैं, ना ही सभी ने मास्क पहना हुआ है। और वो सब तब हो रहा है रवि जी जब 14,000 से ज़्यादा मामले एक दिन में आते हैं। पहले दिन से कोरोना के मामले यहीं दादर में हम मौजूद है, इसी के पास में धारावी है जो हमेशा से सुर्खियों में रहा था, लेकिन फिर भी लोग बाहर आते हुए नजर आ रहे हैं। जी इन तस्वीरों को देखकर किससे कहा जाए, किसको कहा जाए और क्यों कहा जाए कि आप सामाजिक दूरी का पालन कीजिए, मास्क पहनिए और किसी प्रकार से कोरोना को संक्रमित होने का इसे फैलाइए नहीं, इसे अपने तक भी ना लाएं। खतरे तो है ही अभी भी इससे। जो लोग ठीक होते हैं वो भी कई तरह की बीमारियों के शिकार हो जाते हैं। तो दादर के बाद चलकर देखते हैं कर्नाटक, वहाँ भी यही हाल है। क्या नीट और जेईई की परीक्षा टलेगी? देश भर से लगातार छात्र हमें लिख रहे हैं कि उनकी बात को आगे बढ़ाइए, क्योंकि वो काफ़ी परेशान हैं। कई इलाके बाढ़ में डूबे हुए हैं, कईयों के घर में लोग बीमार हैं, कोरोना से ही संक्रमित हैं, कई छात्र संक्रमित हैं, कईयों की किताबें यहाँ वहाँ छूट गई हैं, इसलिए वो लगातार मांग कर रहे हैं। विवेक तनखा कांग्रेस के राज्यसभा सांसद ने भी शिक्षा मंत्री रमेश चंद्र पोखरियाल को पत्र लिखा है और मांग की है कि अपने फैसले पर विचार करें और इस परीक्षा को स्थगित करने का प्रयास करें। दूसरी तरफ हम लगातार ऑप्टिकल फाइबर जिन गांवों में पहुंचा है, सभी गांवों में तो नहीं पहुंच सकते, वहां जाकर देखने का प्रयास कर रहे हैं कि असल में हुआ क्या है। इंटरनेट ब्रॉडनेट जोड़ने से गांवों में क्या बदलाव आता है। आज अनुराग द्वारी की ये रिपोर्ट देखिए छत्तीसगढ़ से। बस्तर में केशलूर गांव की आबादी लगभग 2500 है। गांव में हाईटेक पंचायत है, बिल्डिंग हाईटेक लग सकती है। पंचायत भवन में कंप्यूटर, प्रिंटर सब है। इंटरनेट भी आया था। कब? सुनिए। ये पहले का है सर, 4 साल पहले का है और वो अभी लगा हुआ है 2 महीना पहले। दिक्कत यह है कि ये काम नहीं करता, इस वजह से कई काम अटक जाते हैं। इंटरनेट का जो लगा हुआ है 4 साल पहले से लगा हुआ है और अभी लगा हुआ है 2 महीना पहले। अच्छा। वो भी काम नहीं कर रहा है सर, और पहले से भी काम नहीं कर रहा है। आधार कार्ड के लिए भी तो जगदलपुर जा रहे हैं सर, तोकापाल जा रहे हैं, आधार कार्ड नहीं बन पा रहा है, ना परिचय पत्र बन नहीं पा रहा है। इस चीज़ मन का बहुत परेशानी होता है। और मेन चीज़ सर वो वृद्धा पेंशन जो फॉर्म अभी नया जो डाल रहे हैं ना, उसमें भी ना अपना एक चॉइस सेंटर से फॉर्म डलेगा बोलते हैं। उस चीज़ को भी अगर चालू रहता सर हम ही लोग करवा देते सर। सरकार का दावा है कि राज्य में 75% से ज़्यादा गाँव में इंटरनेट है। फेज़ 2 में जगदलपुर ज़िले में 2 ब्लॉक में हाई स्पीड ऑप्टिकल फाइबर की शुरुआत भी हुई है।
200 पंचायत ऐसी हैं जो हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन से जुड़ी हुई हैं और वहाँ से अपना काम संचालित करती हैं। साथ में ही हमारे सभी ब्लॉक हेडक्वार्टर्स भी वीसी के माध्यम से हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन से जुड़े हुए हैं। जैसा कि आपको विदित है, अभी कोरोना काल को देखते हुए, सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करते हुए इंटरनेट बेस्ड सोल्यूशंस हम लोग दे रहे हैं, चाहे शिक्षा में हो, स्वास्थ्य में हो। स्वास्थ्य में भी हम लोग टेलीमेडिसिन का काम कर रहे हैं। स्कूल में भी वीसी के माध्यम से पढ़ाई तुहर द्वार जो हमारा पोर्टल है उसके माध्यम से बच्चों को वीडियोज़ के माध्यम से पढ़ाया जा रहा है। तो निश्चित रूप से इंटरनेट सुविधा जहाँ जहाँ पर फैल रही है उसका फ़ायदा ज़्यादा से ज़्यादा ग्रामीण ले पा रहे हैं अलग अलग सेक्टर्स में। और हमारा प्रयास ये है कि भारत नेट फेज़ 2 के तहत जो हमारा काम है उसको जल्द हम पूरा करके सभी पंचायतों में सुविधाएं दे पाएँ। सुरक्षा को के दृष्टिकोण से कुछ पंचायत निश्चित रूप से चैलेंजिंग है, बट वहाँ भी हम लोग पुलिस विभाग के साथ समन्वय करके आवश्यक कार्रवाई कर रहे हैं। लेकिन दंतेवाड़ा जैसे घनघोर नक्सल प्रभावित जिले के कई गांवों में वाकई ऑप्टिकल फाइबर का जाल बिछाना चुनौती है। मौजूदा नेटवर्क किसी काम का नहीं। कोरोना के समय आपको जैसे मालूम है कि स्कूल बंद हैं, ऑनलाइन पढ़ाई चल रही है, बैंक के कार्य हैं, लेकिन ऐसी लचर व्यवस्था होने के कारण ये सब प्रभावित हो रहे हैं। तो नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, अगर मोबाइल की फैसिलिटी हालांकि काफ़ी अंदर क्षेत्रों में पहुंच चुकी है, लेकिन लचर व्यवस्था के कारण लगातार नेटवर्क नहीं मिल पाता है। ऐसे में कभी कभार कोई घटनाएँ होती हैं, क्या इनपुट रहता है, मतलब उसकी खबरें हम तक नहीं पहुँच पाती हैं। अगर मोबाइल की फैसिलिटी वहाँ पर रहे तो निश्चित रूप से सब क्षेत्र में लोगों को फ़ायदा मिलेगा। यही हाल सुकमा के कोंटा में है, जहाँ हाई स्पीड कनेक्टिविटी का सपना स्लो है। कोंटा विकास खंड के अंदरूनी इलाकों में चाहे जितने भी पंचायत हो या फिर ग्रामीण क्षेत्र हो, शिक्षण से संबंधित हो या फिर राशन के अंतर्गत हो या फिर पंचायत हो, कहीं भी बीएसएनएल की सुविधा नहीं होने के कारण ऑनलाइन प्रक्रिया ठीक से नहीं हो पाती है। आज जितने भी कार्य जो ऑनलाइन प्रोसेसिंग में चलते हैं अंदरूनी इलाकों में नहीं होने के कारण काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और शासकीय कार्य इससे काफ़ी प्रभावित होते हैं। इन्हीं से ऑनलाइन सेवाओं की सुविधा दी जाएगी और इसे नवा रायपुर स्थित कंट्रोल रूम से स्थायी तौर पर कनेक्ट कर दिया जाएगा। लेकिन भारत नेट योजना के तहत 25 ब्लॉक की करीब 900 पंचायतों में ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछा दिया गया है। वैसे इन इलाकों के लिए इंटरनेट को बिजली आपूर्ति से भी जोड़कर देखने से ही पूरी तस्वीर बनेगी। 2017-18 में ग्रामीण विकास मंत्रालय ने मिशन अंत्योदय सर्वे करवाया था, जिसमें पता लगा कि देश में 16% घरों में 1 से 8 घंटे बिजली रहती है, 33% में 9 से 12 घंटे, सिर्फ 47% घरों में 12 घंटे से ज़्यादा बिजली रहती है। 2017-18 नेशनल सैंपल सर्वे के मुताबिक 24% देशवासियों के पास इंटरनेट है। देश की 66% जनसंख्या गाँव में रहती है, जहाँ 15% घरों में इंटरनेट है। सरकार बातें चाहे जितनी कर ले, लेकिन ये भी तथ्य है कि 2019-20 में ई शिक्षा का बजट 604 करोड़ रुपए का था, जिसे 2020-21 में घटाकर 469 करोड़ रुपए का कर दिया गया। बड़े शहरों से देश की तस्वीर दिख सकती है, लेकिन कुल मिलाकर व्यक्तिगत, सरकारी दोनों तरफ की बात बनने से ही देश की तस्वीर बनेगी। देश में इंटरनेट 25 साल का हो गया। इस दौरान देश की अलग अलग अदालतों से लेकर सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि संविधान की धारा 19 अभिव्यक्ति की आज़ादी, 21 जीने का अधिकार और शिक्षा में समानता के बीच इंटरनेट भी मौलिक अधिकार है। ये अच्छी बात है कि देश के प्रधानमंत्री अब देश में इंटरनेट की बात कर रहे हैं। हमने आपको तस्वीर भी देश से दिखाई है जो मौलिक है, और इससे पता लगता है कि देश और देश के बीच इंटरनेट में कितनी गहरी खाई है। बस्तर से अपने सहयोगी विकास और कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया। और हम इस खाई को रोज़ ही बताते हैं। देश की बात की इन रिपोर्ट को देखते हुए आपको देश कुछ समझ में आता है क्या? अब आपसे ये सवाल भी पूछा करते हैं। कमाल खान की ये रिपोर्ट देखिए हापुड़ से कि कई गांवों में ऑप्टिकल फाइबर बिछी हुई है, लेकिन कुछ काम करता नहीं है। आप देख लीजिए, खुद ही देख लीजिए। हापुड़ तहसील का ये सबसे बड़ा गांव असौड़ा है। गांव की आबादी 17,000 है। अच्छे खासे खाते पीते लोग भी यहाँ ठीक ठाक हैं। गांव में अब्दुल कादिर इकरा जनसेवा केंद्र नाम का एक सरकारी साइबर कैफ़े चलाते हैं, लेकिन प्राइवेट ब्रॉडबैंड कनेक्शन से। इस गांव और आसपास के गांव के तमाम लोग इसे इस्तेमाल करते हैं। तरह तरह के प्रमाण पत्र भी यहाँ बनते हैं। नेट की सुविधा के लिए जो लाइनमैन आता था, उसका जो भी नंबर था, कॉन्टैक्ट नंबर था, अगर नेट चालू हो गया है और बंद हो गया तो कोई भी हमारी कॉल रिसीव नहीं करता था। और काफ़ी इतनी दिक्कतों का सामना करना पड़ा कि ऑफिसों के चक्कर लगाने पड़ रहे थे। ऑफिसों के चक्कर लगाने के बावजूद जब हम थक गए
तो हमने फिर अपना एक निजी नेट लिया और उसी से हम अपना काम कर रहे हैं, लेकिन ये हमें काफ़ी महंगा पड़ता है, काफ़ी कॉस्टली पड़ता है। इस वजह से हम काफ़ी परेशान हैं। देश के गांवों में अब ज़्यादातर बच्चे पढ़ाई करने लगे हैं। कोरोना फैलने की वजह से सरकार ने स्कूल बंद कर दिए हैं। बड़े तो बड़े, अब छोटे बच्चों की पढ़ाई भी ऑनलाइन हो रही है। असौड़ा जैसे गांव में भी बच्चे ऑनलाइन पढ़ते तो हैं, लेकिन प्राइवेट सर्विस प्रोवाइडर के इंटरनेट से। इस कोरोना वायरस की वजह से स्कूल बंद है तो हम ऑनलाइन पढ़ते हैं और नेटवर्क आने में भी दिक्कत हो जाती है तो ऑनलाइन पढ़ते हैं। कभी कभी दिक्कत भी हो जाती है। बच्चों के टीचर भी बताते हैं कि गांव में ऑनलाइन पढ़ाई उनके लिए कितना बड़ा चैलेंज है। मुंशी प्रेमचंद की मशहूर कहानी उसकी रात के बारे में आपको बताएंगे। नेट की स्पीड बहुत कम है। जब हम पढ़ाते हैं, कोई कंटेंट हम लेते हैं नेट से, तो वो बफरिंग करने में इतना टाइम लेता है, तो ज़्यादातर टाइम हमारा डाउनलोडिंग में निकल जाता है। बच्चों को उतना फ्लुएंटली हम नहीं पढ़ा सकते हैं जैसा कि ऑनलाइन क्लासेस के जरिए बताया जाता है। असौड़ा गांव में BSNL का ऑप्टिकल फाइबर करीब 2 साल पहले ही बिछ गया था। लोग खुश हुए थे कि उन्हें फास्ट स्पीड इंटरनेट सुविधा मिलेगी, जिससे ज्ञान भी हासिल होगा और मनोरंजन भी। गांव के पंचायत भवन में उसके केबल और बॉक्स ऑप्टिकल फाइबर होने की निशानी भर हैं। इसका करीब 2 साल से ज़्यादा हो गए इसको खुदे हुए, और आज तक उसके बाद में एक डब्बा लगा के गए हैं ये। उसके बाद इन्होंने कुछ भी आके नहीं देखा कि क्या होना है इसका, हमें कुछ नहीं बताया कि इसका हुआ क्या, और हमारे गांव के एक बंदे को भी इसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। हमें कुछ पता नहीं कि ये हुआ क्या है इसका। बस ये तो देखा कि गाड़ी खड़ी थी, डिब्बे ठोक गए, बाकी उसके अलावा हमने कुछ नहीं देखा इसमें। ऑप्टिकल फाइबर के दावे भी ग्रामीण विद्युतीकरण के दावों की तरह हैं। बहुत सारे गांव ऐसे हैं जहां ऑप्टिकल फाइबर पंचायत भवन तक तो पहुंच गया है, लेकिन उसका लाभ पूरे गांव की जनता को तो तभी मिलेगा जब उसका केबल उनके घर तक पहुंचे। हापुड़ में अदनान और लखनऊ में कैमरामैन राजेश गुप्ता के साथ कमाल खान, NDTV इंडिया। रिजर्वायर में बारिश हुई है, काफी जो नदी नाले हैं, जितने भी नाले वगैरह एडजॉइनिंग नाले हैं, वो सारे से सिल्ट आई है। और सिल्ट का लेवल हम मॉर्निंग से वॉच कर रहे थे, और जब सिल्ट का लेवल एक लिमिट है हमारी, उसके ऊपर जैसे ही गया तो हमारे मशीनें सारे बंद हुई है। और मशीन बंद हुई तो हम धीमे धीमे गेट को ओपन किए और सारे को डाउन स्ट्रीम सभी को अलर्ट कर रखे हैं। आए दिन आप सुनते होंगे कि करोड़ों लोगों की कोरोना के बाद नौकरियां चली गई, रोजगार चले गए। उन पर क्या बीत रही है, गोदी मीडिया ने बहुत अच्छा काम किया है कि वो सारी सच्चाइयां सामने नहीं आ रही हैं। वो लोग भी बैठकर वही बहस देख रहे हैं जिनका उनकी ज़िंदगी से वास्ता नहीं है। ना हम ये बदल सकते हैं, ना आप बदल सकते हैं, इसलिए समय मत बर्बाद कीजिए। मोहम्मद गजाली की पंजाब से ये रिपोर्ट है कि माइक्रो फाइनेंस कंपनियां जो हैं वो निम्न आय वाले तबके के लोगों की खोज में गांव-गांव तक घुस गई हैं और कर्जा वसूलने में लगी हुई हैं। जब से लॉकडाउन लागू हुआ है, पंजाब में ये मंजर आम है। देहाती इलाकों की महिलाएं माइक्रो फाइनेंस कंपनियों के खिलाफ आवाज बुलंद करती दिखाई देती हैं। मानसा जिले की रानी कौर ने इसी साल फरवरी में अपनी परचून की दुकान शुरू की। तब उन्हें क्या पता था कि महीने भर में ही पूरे मुल्क का लॉकडाउन हो जाएगा। अपनी दुकान के लिए फाइनेंस कंपनियों से 1 लाख रुपए कर्ज लिए थे। अब वसूली करने वाले उन्हें तंग कर रहे हैं। मिडलैंड तो 30 मैंने माइक्रो फाइनेंस कंपनी से इस साल फरवरी में किराने की दुकान के लिए कर्ज लिया था, इस उम्मीद में कि आमदनी बढ़ेगी, लेकिन लॉकडाउन की वजह से दुकान बंद करनी पड़ी और अब वसूली करने वाले हर वक्त दरवाजे पर खड़े रहते हैं। उस काम दे विच मैं मेरे घर वाले दी दवाई भी चलदी है जी, मेरे घर दा खर्चा भी चलदा गा। महिलाओं का दावा है कि माइक्रो फाइनेंस कंपनियां 26% से लेकर 48% तक ब्याज लेती हैं। अगर कोई सदस्य किस्त ना चुकाए तो पूरा आत्मनिर्भर समूह या सेल्फ हेल्प ग्रुप जिम्मेदार होता है।
सदस्य औसतन 25,000 से 30,000 रुपए तक का कर्ज लेते हैं और कभी कभी तो इसे चुकाने के लिए उन्हें घर का सामान तक बेचना पड़ता है। इस बारे में कोई सियासी दल आवाज नहीं उठा रहा है, बस वामपंथी किसान और मजदूर संगठन उनके साथ प्रदर्शन कर रहे हैं। कंपनियां ने और निजी कंपनियां महिलाओं का शोषण कर रही हैं। पहले महिलाओं को कर्ज देने के लिए बढ़ावा दिया जाता है, बाद में अगर वो इसे चुकाने में नाकाम रहती हैं तो दूसरी कंपनियां उस कर्ज को चुकाने के लिए नया कर्ज देने की पेशकश करती हैं। एक औरत का केस आया जिन्हें 10 कंपनियां तो लोन लिया। माइक्रो फाइनेंस कंपनियां महिला कर्जदारों को तंग करने की बात से इनकार करती है। उनका दावा है कि कर्जदारों को सियासी दल गुमराह कर रहे हैं। 6 महीने के दौरान हम अपने ग्राहकों को तंग नहीं करते हैं, लेकिन कुछ शरारती तत्व उन्हें गुमराह कर रहे हैं कि कर्ज माफ कर दिए जाएंगे, इसलिए वो प्रदर्शन कर रहे हैं। आरबीआई के हिदायतों के अनुसार असी चले हैं, साडी बैंक चली है, कंपनी चली है। राज्य सरकार को पता भी नहीं है कि ऐसा कोई विरोध हो रहा है या नहीं, लेकिन अब राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष ने जरूर इस बारे में विरोध कर रही महिलाओं को अपना समर्थन दिया है। मालवा साइड पे कुछ लेडीज़ ने और लड़कियों ने जो कुछ लोन लिए हुए हैं, कोविड की वजह से ड्यूरिंग लॉकडाउन वो इंस्टॉलमेंट देने में असमर्थ हैं। अगर रिकवरी एजेंट्स द्वारा इन लेडीज़ को या लड़कियों को परेशान किया जा रहा है, तंग किया जा रहा है, तो कमीशन बिल्कुल भी इस बात को बर्दाश्त नहीं करेगा। हमारी नॉलेज में ये मैटर आने के बाद हम कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। एक तरफ जहां महिलाओं के साथ गांव में या ग्रामीण क्षेत्रों में हरासमेंट हो रही है, तो वहीं उनका सबसे अहम सवाल ये है कि आज वो सियासतदान और पॉलिटिकल लीडर्स कहां हैं जो अक्सर चुनाव और रैलियों में विमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं। मानसा से भूपेंद्र और मोगा से तन्मय के साथ चंडीगढ़ से मोहम्मद गजाली, एनडीटीवी इंडिया। मोहम्मद गजाली की ये बात सोचने वाली है। तस्वीर तो दिखी गई कि जब ये फाइनेंस कंपनियां सब राज्य में, राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो, महाराष्ट्र हो, बहुत लोग लिखते रहते हैं, हमारे पास उतना संसाधन नहीं है और क्षमता नहीं है कि इनकी कारस्तानी को पकड़ें, हर विषय तो कर नहीं सकते हैं। लेकिन बड़े दल कहाँ चले जाते हैं जब ये कंपनियां गरीब लोगों की खून चूसती हैं? कहाँ चले जाते हैं? ज़्यादा मत दिमाग लगाइए, जयपुर अल्बर्ट हॉल का हाल देखिए। चाबी की व्यवस्था नहीं तरीके से उसके बाद में फिर रवीश रंजन ने पिछले दिन यानी गुरुवार को यानी 20 अगस्त को दिल्ली के आसपास के गांवों की तस्वीर दिखाई थी। नजफगढ़ झील कभी 7 किलोमीटर के दायरे में फैली हुई झील थी। इसी दिल्ली के बगल में, दिल्ली का ही हिस्सा है, मगर लोगों ने धीरे 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 अतिक्रमण करके वहाँ मकान बना लिया, झील को नाले में बदल दिया। अब वही झील नाले में बदलकर उसके सीवर का पानी आसपास के 1,500 एकड़ धान की फसल को बर्बाद कर रहा है। दिल्ली हरियाणा बॉर्डर से लगे सैकड़ों एकड़ खेतों की खड़ी फसल को गुरुग्राम के सीवर और बारिश के पानी ने निगल लिया है। दिल्ली के यमुना का जो प्रदूषण है उसमें सबसे ज्यादा जो अहम भूमिका है प्रदूषण को बढ़ाने के लिए वो है नजफगढ़ ड्रेन। नजफगढ़ ड्रेन को कभी साहिबी नदी कहा जाता था, जो इस इलाके से
जाती है और ये दिल्ली में जाके यमुना नदी में मिल जाती है। लेकिन अब ये साहिबी नदी नजफगढ़ ड्रेन में बदल गई है और ये सबसे बड़ा नाला। सालों पहले ये पूरा इलाका नजफगढ़ झील का था, लेकिन बिल्डरों ने झील की जमीन पर करोड़ों रुपए के बहुमंजिला फ्लैट खड़े कर दिए। इंटेक के निदेशक मनु भटनागर बताते हैं कि 2017 तक हरियाणा सरकार कोर्ट में नजफगढ़ झील का वजूद मानने को ही तैयार नहीं थी। अब दिल्ली और हरियाणा दोनों सरकारों ने माना है, लेकिन ढुलमुल रवैये के चलते झील का विकास नहीं हो रहा है। किसानों की समस्या जो है उसके दो हल हैं, या तो उनसे आउटराइट खरीद ली जाए ज़मीन और झील बनाई जाए, और अगर ऐसा नहीं करना दूसरा तरीका ये है कि उनसे लीज़ पे ज़मीन ली जाए जिस पे आप पानी खड़ा करते हैं और उनको जो है हर साल आप एक रेंट देते रहेंगे। तो इस तरीके अगर ये झील बन जाती है तो वो करीब 7 स्क्वायर किलोमीटर का इलाका जो है वो झील में आ जाएगा। 7 स्क्वायर किलोमीटर का इलाका जो है जब झील में होगा उसका आधा तकरीबन दिल्ली में, आधा गुड़गांव में होगा। इससे जो है जो पानी का जो ज़मीनी पानी में रिसाव होगा उसको जब आप लेंगे और उससे आप तकरीबन 10 लाख 1 मिलियन पॉपुलेशन को आप पानी सप्लाई दे सकते हैं। हम अब आपको लेकर चलते हैं उत्तर प्रदेश में दादरी के खंडेरा और मिलकपुर गांव। एनटीपीसी ने पानी की निकासी के लिए बनी इस नहर की सफाई नहीं की, लिहाजा सैकड़ों एकड़ खेत पानी में डूब गए। हमारे यहाँ के कई गांव, खंडेरा है, मिलक है, नंगला है, बीरपुरा है, छोड़स है, कई गांव इसी तरह डूबे पड़े हैं। ये एनटीपीसी नाला है, इस तरह बिल्कुल ब्लॉक हुआ पड़ा वहाँ से वहाँ तक, और ये पूरा पानी हमारा फ्लो करके खेतों में जो पानी है, और ये सारा पानी ब्लॉक होकर और सारा पानी जो इधर खेतों में सारी धान और ये सारी ज्वार वगैरह सारी खत्म हो चुकी हैं। हम किसान बिल्कुल आत्महत्या करने पे तैयार हो रहे हैं। शहरीकरण की मार हर जगह किसानों को झेलनी पड़ रही है। कहीं सरकारी लापरवाही तो कहीं बिल्डरों के लालच से खेती डूब रही है। दिल्ली से सचिन गुप्ता के साथ रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। कितनी मेहनत से ये सारी रिपोर्ट तैयार की गई हैं। मुझे मालूम है कि जनता ये सब नहीं देख रही है, लेकिन फिर भी जो देख रहे हैं उन्हीं से एक सवाल है कि देश की बात की इन खबरों को देखते हुए आपको देश कुछ समझ में आ रहा है? 20 साल बाद आएगा। आप देख रहे थे देश की बात 6 से 7। नमस्कार।